आपको ये तो कोई भी बता देगा कि पजल बनानी कैसे है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जिससे आपकी पजल खराब ना हो और एग्जाम में आप इजीली बना पाओ और कोई भी एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर पाओ। इस पे कोई बात नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है, डोंट्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे जो कि आप सभी के काम आएगी। जो भी स्टूडेंट पजल में वीक है, और बेशक से आप 2024 के एग्जाम ही क्यों ना टारगेट कर रहे हो, और बेशक से आप 3 साल से 5 साल से 7 साल से ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप भी इसमें स्ट्रांग हो जाओगे। और वो बच्चे जो कि बिगनर्स है, वो भी इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। जहां से भी आप पजल सीख रहे हो, सीखते रहो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो। लेकिन पजल सीखना अलग चीज है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना वो अलग चीज है। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पे, क्या मिस्टेक नहीं करनी और कैसे आपको एग्जाम में एक्सेल करना है पजल में। अब यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट है जो कि मेंटोरशिप ग्रुप में एनरोल्ड है। मेंटोरशिप ग्रुप क्या है हम आगे बात करेंगे। तो इनका कहना था कि सर, ये 1500 से 2000 पजल प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सोचो एक बार। उसके बावजूद भी ये 17 मिनट में मॉक टेस्ट में 2 पजल ही सोल्व कर पाते हैं। अब ये आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन ये कितना बड़ा थ्रेट है, डेंजर है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे, जो बच्चे एग्जाम देंगे आरआरबी पीओ प्री का, वहां पर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 40 में से 25 क्वेश्चन रीज इसके पजल्स के आते हैं, यानी कि 5 पजल आती है। अगर हम बात करें बाकी सभी एग्जाम्स की, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लरिकल, वहां पर 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 35 में से 4 पजल यानी कि 20 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर एग्जाम में आएगी आपके। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो टाइम है वो है 20 मिनट्स का आरआरबी पीओ में, 40 क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर भी 35 मिनट में 20 मिनट का टाइम है। अगर आप 17 मिनट में 2 पजल ही बना पाओगे, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है पजल के, उसका क्या करोगे आप तो वैसे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर 5 पजल में से आप 2 ही बना पाओगे, यानी कि आप 15 क्वेश्चन कम बना पा रहे हो। 15 क्वेश्चन कम बनाना यानी कि एग्जाम से आउट हो जाना। एग्जामिनर आपको रिस्पेक्ट के साथ घर पे छोड़ के आएगा कि आपसे ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है। अब राइट अप्रोच क्या है वो सुनो। उसके अलावा 3 ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक तरह से राइट अप्रोच है और आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है पजल में स्ट्रॉन्ग करने में आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी हैबिट बन चुकी है। हैबिट क्या बन चुकी है, तो सुनो ध्यान से। आप किसी भी पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हो, बुक से प्रैक्टिस करते हो, या फिर किसी भी वीडियोज से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपको कंफर्ट जोन में डालती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर टाइम प्रेशर नहीं है। इसकी कोई बात नहीं करता। जब तक आप टाइम प्रेशर को टैकल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप पजल में या किसी भी सेक्शन में एक्सीलेंस अचीव कर ही नहीं पाओगे। जब आप मॉक में आते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राजू, जो कि छोटा भीम के साथ रहता है, और दूसरा स्टूडेंट है टॉपर। तो राजू क्या करता है, राजू ने 3000 पजल प्रैक्टिस कर रखी है, किसी ने बोला होगा करने के लिए तो कर ली, चलो अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस कहाँ से की? पीडीएफ से, वीडियोस वगैरह से प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद अब किसी ने बोल दिया कि आप डेली की 100 पजल लगाओ, 200 पजल लगाओ, फिर आप इसमें प्रो हो जाओगे। तो उन्होंने वो भी ट्राई कर लिया। लेकिन जैसे ये मॉक टेस्ट में आते, इनके हाथ पैर फूल जाते। जब वो एग्जाम में आते, तब इनकी सांसें चढ़ जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आ गया टाइम प्रेशर, टाइम कंस्ट्रेंट। और जो कंपटीशन आपको अपने सराउंडिंग में दिखता है वो अलग लेवल का होता है रियल एग्जाम में। अब यहाँ पर परफॉर्म करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सिलेक्शन फैक्टर डिसाइड करता है। अगर परफॉर्म अच्छा कर लिया तो आप सेलेक्टेड हो, नहीं किया तो आप फेल हो। सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे में राजू क्या करता है, इतनी पजल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी राजू 1 या 2 पजल ही अटेम्प्ट कर पाता है, 5 पजल में से या फिर 4 पजल में से, और बाकी इनसे होती ही नहीं है। और जो टॉपर होता है, वो क्या करता है, वो डेली की 15-20 पजल प्रैक्टिस करता है। वो भी किससे? मॉक टेस्ट से। और वो भी कब करता है, जब इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। बेसिक फंडामेंटल यानी कि इसको मालूम है
कि सर्कुलर बेस्ड पजल कैसे करते हैं, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लीनियर कैसे करते हैं, फ्लोर वाली पजल कैसे होती है, ईयर बेस्ड वाली या फिर मंथ बेस्ड वाली पजल कैसे करते हैं। ये सब फंडामेंटल इनके क्लियर है और ये इनके भी क्लियर है। लेकिन फर्क इतना है कि इन्होंने अपने 3 साल यहाँ इन्वेस्ट कर दिए प्रैक्टिस करने में, फिर भी इनके मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन टॉपर ने क्या किया, इसे इन्होंने 3 से 4 महीने में बेसिक फंडामेंटल सीखे और 2 से 3 महीने इन्होंने प्रैक्टिस की पीडीएफ से, वीडियोस वगैरह से। उसके बाद इन्होंने स्विच कर दिया मॉक टेस्ट पे। अब मॉक टेस्ट में इन्होंने टाइम प्रेशर की अडेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये अडेप्टेबल हो गए, हैबिचुअल हो गए वो टाइम प्रेशर के उसमें परफॉर्म करने के। अब ऐसे करते करते ये डेली के 2 मॉक 3 मॉक 4 मॉक लगाते रहे एंड ग्रेजुअली पहले इनसे एक पजल बनती थी 4 मॉक में से, फिर ये 2 पे आए, फिर 3 पे एंड फिर इनसे सारी बननी शुरू हो गई। अब यहाँ पर डिफरेंस देखो आप, राजू डेली की 100-200 पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं बट मॉक में आते आते इनके बेर बिखर जाते हैं। और टॉपर डेली की 15-20 पजल मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये टॉपर है क्योंकि इनकी अप्रोच सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी हैबिट को सुधारो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो मॉक पे स्विच करना शुरू करो, मॉक का प्रेशर लो, दिमाग पे प्रेशर आने दो। इस दिमाग को कहाँ लेके जाओगे, ये 250 ग्राम का दिमाग है, परेशान कर देगा आपको। इसको परेशान करो, वो बेटर रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप डिपेंड हो चुके हो। डिपेंड किस पे हो चुके हो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुन लो। आप टीचर्स पे डिपेंड हो चुके हो, टीचर्स पे। ये सबसे गलत चीज है। आप क्या करते हो, जैसे कि मैं देखता हूँ कि काफी बच्चे इंग्लिश के लिए टीचर्स पे डिपेंड रहते हैं, एडिटोरियल सेक्शन के लिए, जो कि गलत नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये आपके काम की नहीं है। ये उनके लिए है जो कंप्लीटली एकदम नूब है, जिनको इंग्लिश का ए भी नहीं आता, ये उनके लिए है। आपको खुद से एडिटोरियल रीड करना है और उसका समरी लिखना शुरू करना है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, जब रीजनिंग की बात आती है तो आप अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देखते हो पजल्स की, और खुद से आप कोशिश करते ही नहीं हो। दिमाग पे प्रेशर आएगा ही, जब तक आएगा ही नहीं तब तक आप इम्प्रोवाइज कैसे करोगे। देखो, जब तक कोई चीज प्रेशर में नहीं आएगी ना, कोल को भी डायमंड बनने के लिए प्रेशर की नीड होती है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो अगर आपको एक्सीलेंस अचीव करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो ये जो आपका दिमाग है ना, ये इस पे प्रेशर आने दो। जब तक इस पे प्रेशर नहीं आएगा, ये डेवलप नहीं करेगा, और डेवलप नहीं होगा तो हमेशा आप फेल होते जाओगे। कहने का मतलब ये है कि टीचर्स से अप्रोच सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान दो। डिपेंड होना बंद करो, खुद को, खुद की स्किल्स को इनहेंस करना सीखो। और स्किल इनहेंस कैसे होती है, जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आप कर क्या रहे हो। अब हम ऑब्जर्व की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक था, आपकी मैसिव मिस्टेक। ये लाइट ऑब्जर्वेशन। अब ये लाइट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये मेंटोरशिप ग्रुप के बारे में आपको बता रहा था मैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक बिगिनर की कैटेगरी है और दूसरी रिपीटर्स की कैटेगरी है, और दोनों में 300-300 सीट है। रिपीटर्स में हमको सेकंड ग्रुप बनाना पड़ गया मजबूरी में, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो वो हमको बनाना पड़ा। और जो बिगिनर्स ग्रुप है, इसमें 5 से 7 ही सीट्स वैकेंट है, उसके बाद ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा, एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। और जो सेकंड ग्रुप है रिपीटर्स का, उसके भी एडमिशन जल्दी ही क्लोज कर दिए जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों में या किसी एक में भी एनरोल होना चाहते हो, एक में ही होना, तो आप एनरोल हो सकते हो। काफ़ी काम आएगा आपके, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसकी वीडियो है मेंटोरशिप नाम से चैनल पे, वो आप देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीटली इन डिटेल आपको समझाया है, और ये कुछ रिव्यूज़ हैं उनके ग्रुप के। तो यहाँ पर हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सबको हेल्प मिल रही है। अगर आप सिंसियरली गाइडलाइंस को, टारगेट्स को फॉलो करोगे तो 100% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। कोई ना का तो मतलब ही नहीं है। और बच्चों के स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके 15 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल तक स्कोर जंप हुआ है, और वो भी मैक्स टू मैक्स 10 दिन में या 15 दिन के अंदर। लेकिन अब ये कैसे हुआ, तो देखो होता क्या है कि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होती है, उनके कंसेप्ट बेसिक सारे क्लियर है, लेकिन मॉक में परफॉर्म करना नहीं आता। अब ऐसे में जो गाइडेंस वगैरह होती है, वो जो टारगेट्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, वो आपको रेडी किया जाता है एग्जाम के लिए, कि आप रियल एग्जाम में बैठ के compete कर सको।
इसके लिए आपको रेडी किया जाता है। और बच्चों के परसेंटाइल 90 96 तक भी आ रहे हैं, 99 तक भी आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। सो काफ़ी प्राउड फील होता है बच्चों की मेहनत देख के। तो चलो हम उसके अलावा एक ग्रुप करंट अफेयर्स का भी है, मेंटरशिप वाला, जिसमें कंप्लीट गाइडेंस और टारगेट्स दिए जाते हैं करंट अफेयर्स के। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस अभी 500 है, आगे जाके 1000 कर देंगे। और यहाँ पर 650 प्लस एडमिशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी 100 150 के आसपास बच्चे ग्रुप में आए ही नहीं है, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने एनरोल किया था और अभी तक आप इसमें ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ जल्द से जल्द। टारगेट शुरू हो चुके हैं और रिपीटर्स और बिगनर्स ग्रुप के भी टारगेट शुरू हो चुके हैं, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। तो जितना जल्दी आप लोग आओगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है लेस ऑब्जर्वेशन। अब ये लेस ऑब्जर्वेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके मॉक टेस्ट पे, आपकी पजल्स सेक्शन में, और क्यों आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो और कैसे इसको इम्प्रोवाइज करना है, उस पर बात करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, फुल या सेक्शनल जो भी है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप उसमें स्पीड मेंटेन नहीं करते। बहुत प्यार से आप मॉक अटेम्प्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पजल है बॉक्स वाली, तो बॉक्स पजल में ये गिवन है कि बॉक्स ए इज 3 बॉक्स अबोव बॉक्स बी। अब काफी बच्चे कैसे लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखेंगे कि बॉक्स ए 3 बॉक्स अबोव बॉक्स बी, फिर इसको डब्बे में बंद कर देंगे बहुत प्यार से। इसको लिखने लिखने में आपके 3 से 5 सेकंड गए पानी में छपाक। ठीक है, तो ऐसे सारी स्टेटमेंट लिखते लिखते लगता है मुझे कि आपको 2 मिनट लग जाएंगे। तो अगर 2 मिनट आपको स्टेटमेंट लिखने में लग रहे हैं, फिर उसको रीड करने में भी आपका लगभग 2 मिनट के आसपास जाएगा, तो आपके 4 मिनट तो यहीं पे हो गए। फिर आप पजल कब बनाओगे बताओ मुझे। फिर आप बोलते हो कि सर हमारी पजल 8 मिनट में बनती है, 9 मिनट में बनती है, 10 मिनट में बनती है। बनती क्यों है? अपनी हरकतों को तो देखो। आप, आपकी हरकतें ठीक नहीं है, गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो। ऐसी स्टेटमेंट एकदम जल्दी से लिखनी है। बॉक्स ए ठीक है, बी के ऊपर है, खत्म, चलो आगे बढ़ो। तो ये स्पीड होनी चाहिए। ओके, सो अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। वो है आप पजल में स्टक हो जाते हो या उसको ईगो पे ले लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई पजल सोल्व कर रहे हो, वहां पर आपने 3 4 या 5 मिनट इन्वेस्ट किए और आपसे पजल नहीं बनी। फिर आपका ईगो बीच में आ गया कि बनी कैसे नहीं मेरे से। फिर आपने 4 से 5 मिनट दोबारा से उसको बनाया, अगेन उसकी स्टेटमेंट्स को नोट डाउन किया, फिर भी आपसे नहीं बनी। तो यहाँ पर आपके 8 से 10 मिनट पानी में गई छपाक। उसके बाद आपका मोरल कंप्लीटली डाउन हो जाता है। अब ऐसे में जो आगे के क्वेश्चन है उसका जो एंथुजियाज्म है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने रायता फैला दिया, अब वो समेटा नहीं जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, स्टक नहीं होना। अगर आपने 3 4 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, पजल आपसे नहीं बनी, उसको स्किप कर दो। स्किप करने की हैबिट बनाओ। ये एक अच्छी क्वालिटी है जो कि आपको बचाएगी हमेशा एग्जाम में, प्री में भी और मेंस में भी। तो ऐसे आपको स्किप करना है और बाकी टाइम में आपको डुएबल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो यहाँ तक की बात थी। अब तीसरी बात जो है लेस ऑब्जर्वेशन, वो इसके बाद आती है। जब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने पजल अटेम्प्ट की, मान के चलते हैं 5 पजल है, 5 में से आपकी 2 पजल सोल्व हुई और 3 नहीं हुई। अब 3 में हो सकता है कि आपने 2 पजल ट्राई की हो बट आपसे नहीं बनी, और एक आप देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो इनको आपको ऑब्जर्व करना है हमेशा। सबसे पहली बात, जो पजल आपने ट्राई की थी और आपसे नहीं हो पाई, सबसे पहले इसको ट्राई करना है कि क्यों नहीं बनी या कहाँ पर मिस्टेक किया आपने जहां से आपसे पजल नहीं बनी। सेकंड चीज, जो आपने 2 पजल बनाई, वो क्या आपने विद इन द टाइम बनाई या नहीं बनाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो पजल 3 से 4 मिनट की है और आपने वहां पर 6 7 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपको स्पीड इनहेंस करनी होगी, ये भी याद रखना। अब ये कैसे ऑब्जर्व करना है? तो ये ऑब्जर्व करना है किसी भी फ्रेंड से या जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि ये पजल कितने टाइम में होनी चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में आप ये पूछ सकते हो, आपकी सभी लोग हेल्प कर देंगे इस चीज में बताने में, जिनका पजल अच्छा होगा। और जो पजल आपसे स्किप होगी उसको भी बना के देखो कि उसमें ऐसा क्या वेरिएशन है या ऐसा क्या फैक्टर है। अगर कुछ स्पेशलिटी है तो क्या आपसे वो बन जाती है नहीं बनती, वो भी ऑब्जर्व करना है आपको। अगर इनकेस नहीं ऑब्जर्व कर पाते इसको तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दोनों फैक्टर्स है, जो आपने ट्राई की वो नहीं बनी और जो आपने बनाई, इनको ऑब्जर्व करना है हमेशा।
अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप यहाँ पर लैग कर जाओगे। आप अपनी वीक एरियाज को, कमियों को जान ही नहीं पाओगे कि आप में कमी क्या है, आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट टिप है, जब भी आप पजल अटेम्प्ट करते हो तो काफी बच्चे जिनका पजल वीक है ना, उनको फोबिया हो जाता है पजल का। फोबिया कैसे? उनको लगता है जैसी पजल आ गई बस, अभी हमारे बस की बात नहीं है, हमारी लिमिटेशन से ऊपर है ये। तो ये जो आप अपने माइंड में प्री कंसीव नोशंस लेके चलते हो ना, ये सबसे गलत चीज है, ये नहीं लेके चलना। एजम्पशन और फियर, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। कैसे? आप एज्यूम कर लेते हो कि आपसे पजल नहीं बनेगी, फिर ये फियर आना शुरू हो जाता है। और जब ये दोनों फैक्टर साथ में आ जाएंगे तो आप कभी भी अपना बेस्ट आउटपुट दे ही नहीं पाओगे। किसी भी फील्ड की बात कर लो, आप किसी भी सेक्शन की बात कर लो एग्जाम में, तो करना क्या है, जब पजल सामने आ चुकी है तो फोकस पजल पे रखो ना। फोकस बनेगा तो आप उसको आराम से बना पाओगे, सोल्व कर पाओगे। और फोकस जरूरी इसलिए है ताकि कोई स्टेटमेंट आप गलत ना लिख दो। एक स्टेटमेंट भी गलत हो गई ना तो आपकी पजल गई, फिर कोई बचा नहीं सकता। आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है, मैंडेटरी है। तो फोकस रखो सो दैट आप अटेंटिवली सभी स्टेटमेंट को ठीक लिख पाओ। और साथ में प्लस स्पीड मेंटेन करो, स्पीड से करो। प्लस अगर कोई कहीं पे आप स्टक हो गए तो उसको स्किप करना सीखो, ईगो पे नहीं लेना। ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने कोई पजल शुरू की और वो आपको बनानी ही बनानी है। हो सकता है कि उसमें कुछ और ट्रिकीनेस हो जिस टाइम आपका दिमाग काम ना करे, तो ऐसे में इसको स्किप कर दो। कहने का मतलब ये है, स्किप करना सीखो और ग्रेजुअली उस पर कमांड करो। जब उसको ऑब्जर्व करोगे ना कि क्यों नहीं बना पाए, कहाँ मिस्टेक होगी, तब वहां से सीखो। अपने दिमाग पे प्रेशर आने दो कि अगर ऐसी पजल अगली बार एग्जाम में या किसी मॉक में आती है तो मुझे और अटेंटिव रहना है, और ये मिस्टेक मुझे मॉक में नहीं करनी या उस पजल में नहीं करनी। तो ये बातें थी जो कि आप सभी को बतानी थी। आई होप आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी इससे। और बाकी ब्लाइंडली एफर्ट नहीं करना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डायरेक्शन के साथ एफर्ट करोगे तो सिलेक्शन भी होगा, मार्क्स भी आएंगे। और एग्जाम में अगर 5 पजल है तो पांचों की 5 आप सोल्व करके आओगे। डायरेक्शन नहीं होगा तो बेशक से आप 10,000 पजल लगा लो, तब भी आपकी 2-3 पजल ही एग्जाम में होगी 5 में से। ये फर्क है। तो हमको एग्जाम की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग एफर्ट करना है, ये बात ध्यान रखो। ब्लाइंड एफर्ट करोगे तो रिजल्ट भी हमेशा ब्लाइंड ही आएगा, यानी कि फेल हो जाओगे, डार्क आएगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। रिजल्ट अगर ब्राइट चाहिए तो उसके लिए एफर्ट भी डायरेक्शन ओरिएंटेड करना है, डायरेक्शन लेस नहीं करना। ये याद रखो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।